हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या टॉपिक दिख रहा है? मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो 1922 की बात है। पिछला टॉपिक क्लियर हो गया ना तुम लोगों को? होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पढ़ भी लिया होगा। कोई डाउट क्योंकि नहीं आया है मुझ तक, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया है। तो कहानी शुरू करते हैं। 1922, ईयर 1922। ये वो पर्टिकुलर ईयर है जब आपके कंट्री में जो एक्सकेवेशन या एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस चल रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, ASI के अंडर में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में। उस समय जॉन मार्शल नाम का एक पर्सन है जो आर्कियोलॉजिकल साइट सर्वे ऑफ इंडिया का हेड है, डायरेक्टर जनरल है कह सकते हैं, ऑफिसर का डेजिग्नेशन का नाम। तो ASI के हेड के तौर पर उनकी पूरी जो टीम काम कर रही थी उसमें एक पर्टिकुलर इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी। तो ये लगभग हड़प्पा से 500 किलोमीटर दूर, 500-600 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ खुदाई कर रहे थे। और उस खुदाई के दौरान इनको एक हड़प्पा की ही तरह डेवलप साइट मिली जिसका नाम लोकल सिंधी भाषा में, ठीक है, रखा गया मोहनजोदाड़ो, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटल्स मिले उस समय काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मोहनजोदाड़ो, जिसका लोकल भाषा में आज की डेट में क्या मतलब होता है? द माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला, जहां पर बहुत सारे डेड बॉडीज हैं, उसको हम कहते हैं माउंड, ढेर। तो माउंड ऑफ डेड। सो दिस इज हाउ द साइट गॉट इट्स नेम मोहनजोदाड़ो। तो ये तो हो गया लोकल भाषा में उसका इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं क्यों खास है मोहनजोदाड़ो। बिकॉज दिस साइट shows us the planning, the well organized planning of the हड़प्पन people। हड़प्पा भी शो कर रहा था ऐसे ही, लेकिन दुख भरी कहानी हड़प्पा के साथ क्या है वो आपने पढ़ी है इसी किताब में, और आपको इंट्रोडक्शन में मैंने समझा दिया था कि जब हड़प्पा की खोज हुई उस दौरान क्या था, उस दौरान तक ASI जो है वो इतना अवेयर नहीं था। उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। जिन एविडेंसेस के बेसिस पर वो इंडिया में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, उन एविडेंसेस, उन बुक्स और उन रेफरेंसेस में, उन सोर्सेस में हड़प्पा का कहीं से कहीं तक नाम मेंशन नहीं था। इसलिए जब उनके पास हड़प्पा से रिलेटेड कोई चीज़ आती भी थी तो वो उसको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि उनके जो क्राइटेरिया उसमें फिक्स नहीं होती थी। वो पुरानी कहानी थी, बहुत पहले की कहानी। वो तो बहुत बाद में जब हड़प्पा खोजा गया और फिर, है ना, तो हड़प्पा भी खोजा गया तो आपको पता है कि रेलवे लाइन में उसकी ईंटें जो है बली चढ़ गई। तो हड़प्पा बहुत कुछ डैमेज हो गया, मिला लेकिन बहुत कुछ डैमेज हो चुका था। तब जाके हड़प्पा समझ में आया कि अच्छा ये साइट है। लेकिन मोहनजोदाड़ो का पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोरेशन हुआ, एक्सकेवेशन हुआ। और आज भी अगर आपको देखने का मन है, पाकिस्तान चले जाइए, सही सलामत रहे अगर आप, तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये है मोहनजोदाड़ो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। कैसे हुआ यहाँ पे इतने बड़े अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट? देखो, अब अर्बन जब हम सेंटर की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब हड़प्पन लोग एग्रीकल्चर से सरप्लस में जाके ट्रेड और कॉमर्स डेवलप कर चुके होंगे, तब जाके उन्होंने अर्बन सेंटर को डेवलप किया होगा। तो अर्बन सेंटर सिंपली मीन्स कि सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर रूरल सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स होता होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, ये सब आप मान के चलिए। लेकिन मोहनजोदाड़ो क्यों खास है? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि काफ़ी दुनिया में इतना समय, काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया था मेसोपोटामियन साइट्स को एक्सप्लोर करने में। इतना बड़ा समय, इतना ज़्यादा रिसोर्स कहीं और नहीं लगाए गए थे। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे भी नहीं लगाए गए थे। उसका रीज़न सिंपल सी बात यही है कि अंग्रेज चाहते भी नहीं थे इतना ज़्यादा टाइम लगाना इधर, है ना, कि भारत का इतिहास और पुराना निकल आए तो वो गड़बड़ी हो जाएगी उनके लिए। तो खास बात जो मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ वो ये कि मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन के बाद जब आप कंपैरिजन करते हैं मेसोपोटामियन साइट्स का और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का, या IVC की साइट्स का, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स का, तब आपको ये साइट्स कहीं ज़्यादा एडवांस समझ में आती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये चित्र है मोहनजोदाड़ो की साइट का। मोहनजोदाड़ो की एक साइट का जो चित्र है, इस चित्र में आप देख रहे हो अर्बन यूनिक फीचर देखने को मिलेंगे। क्या है वो यूनिक फीचर? दीज आर यूनिक। वाई दीज आर यूनिक? बिकॉज 6000 ईयर्स बैक, 6000 साल पहले, 5000 साल पहले, इतने बड़े विजन को रख के टाउन प्लानिंग करना, ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है आज के ज़माने में। इसलिए इसको यूनिक वर्ड से डिनोट किया गया है कि यूनिक फीचर्स हैं। जैसे
हम बहुत आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाउन प्लानिंग है, ये जो पूरा अर्बन सेंटर है, ये अर्बन सेंटर हमारा कैसा है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो है ये हायर लेवल पर बना हुआ है, ठीक है, स्मॉलर बट हायर। तो हम देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, दिस ह्यूज कंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म। ये ऊंचे एरिया पर बना हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली छोटा है, सो इट वाज स्मॉलर बट हायर। एंड ऑल दिस कंस्ट्रक्शन इज मेड ऑफ मड ब्रिक्स, ईंट की बनी हुई पूरी कंस्ट्रक्शन है, ये ईंट की बनी हुई है पूरी की पूरी, पूरा कंस्ट्रक्शन इसमें ईंट का बना हुआ है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, मतलब मिट्टी की बनी हुई ईंटें हैं। ईंटें मिट्टी की बनती हैं। खास बात क्या है, इनको ये पता था कि जो ईंट है इसको हम बाकायदा जब बेक करेंगे, सेंक देंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पर, गर्म कर देंगे, तो ईंट अच्छी खासी सॉलिडिफाई हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और हमारे कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वहीं पर अगर हम कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत ड्यूरेबल नहीं रहेगा, लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। तो द कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म एंड इट इज सराउंडेड बाय वॉल। चारों तरफ एक वॉल है। ये तो आपको एक साइड का, एक तरफ का दिखाया गया है, लेकिन अगर आप इसको पूरा 3D में देखोगे, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर जब आप पाकिस्तान जाने का मन है कभी आपका और बहुत मन कर रहा है कि मैं मोहनजोदाड़ो देख के आऊँ, तो जान की बाजी लगा के अगर आप जाना ही चाहते हैं वहाँ पे देखने, तो जब आप इसको देखेंगे तो चारों तरफ से आपको एक बड़ी दीवार दिखेगी। मीन्स कितना वेल प्लान है, पहले प्रॉपर प्लानिंग है और प्लानिंग के साथ फिर उसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो सबसे पहले चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है, दीवार बनाने के बाद उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर ये सिटाडेल बनाया गया। अब ये सिटाडेल क्या होता है, तो सिटाडेल का मतलब होता है, या सिटाडेल का मतलब होता है बेसिकली एक किला नुमा स्ट्रक्चर या समथिंग लाइक फोर्ट, किला जैसा, ठीक है, उसको सिटाडेल बोलते हैं। तो ये नॉर्मली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हो सकता है कोई रूलिंग क्लास रही होगी, या फिर रही हो ना रही हो हम नहीं जानते, लेकिन नॉर्मली उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता है, जैसे रूलिंग क्लास के लोग होते हैं, या इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, या ऑफिस होता है वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से चल रहा होता है, कासल एक तरीके का, ठीक है। तो सिटाडेल को आप एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके का कासल है ये, ओके। एंड देन यू कैन सी द लोअर टाउन। सो लोअर टाउन इज लोकेटेड इन द लोअर एरिया, बट इट वॉज मच लार्जर देन द सिटाडेल। सिटाडेल एक कंपैरेटिवली छोटे एरिया में बना हुआ है, ये छोटा एरिया आप देखेंगे, यहाँ सिटाडेल खत्म हो जाता है, उसके बाद ये निचला शहर शुरू होता है। ये पूरा नॉर्मल शहर है। जैसे आप देखो तो किसी किले वगैरह में घूमने गए होंगे आप, तो जब आप किले वगैरह में घूमने गए होंगे, फोर्ट वगैरह में घूमने गए होंगे, तो आप देखेंगे किला काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और वहाँ से देखोगे तो पूरा शहर फिर नीचे आपको दिखता है। कुछ इसी तरीके से इसका पूरा डिज़ाइन किया गया है, लेकिन ये कोई बहुत दूर नहीं है। ये जो कासल है या सिटाडेल है, सिटाडेल से ही लगा हुआ लोअर टाउन है। तो लोअर टाउन जो है कंपैरेटिवली लोअर, नाम ही है लोअर टाउन यानी नीचे की बसावट, लेकिन ये कंपैरेटिवली लार्जर है, बहुत बड़े एरिया में पूरा प्लान है लोगों का बसावट जो है। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। सिटाडेल में कौन कौन सी बिल्डिंग है हम आगे अभी देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग मतलब नॉर्मल पब्लिक जो रहती थी वो यहीं पर रहती थी, जो नॉर्मल लोग रहते थे वो यहीं पे रहते थे। एंड इट वाज आल्सो सराउंडेड बाय द वॉल, मींस इसको भी पहले प्लान किया गया था, उसके बाद प्लान मतलब पहले पूरी वॉल से, उसकी चारों तरफ से उसकी वॉल की सराउंडिंग की गई होगी, और उसके बाद फिर उसमें रास्तों के बाद फिर ड्रेनेज सिस्टम, सब डिटेल में पढ़ोगे आप। मोहनजोदाड़ो में हमें यही आज की वीडियो में देखना है कि कितने उन्नत, कितनी ये यूनिक फीचर जो लिखा हुआ है ना, ये यूनिक इसीलिए है कितने बड़े लेवल पर प्लानिंग है इनकी। आज के डेट में जब हम घर लेने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में कितनी बढ़िया चारों तरफ से पूरी फेंसिंग की हुई है, फिर अंदर कितने बढ़िया बढ़िया रोड हैं, फिर प्रॉपर ड्रेनेज है कि नहीं, घर के पास सीवेज वगैरह, पानी वगैरह निकलने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ है कि नहीं, घर किस तरीके का बना हुआ है। तो ये सब पूरा कैटलॉग आपको दिखाया जाता है जैसे जब आप घर लेने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा, पूरा कैटलॉग देखने को मिलेगा यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के लोगों का, इंडस वैली के लोगों का, कि पहले एक पूरी फेंसिंग की जा रही है, फेंसिंग के बाद फिर आप देखोगे कि पूरा एक घर बनाया जा रहा है। उस घर में मतलब बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं। उन घरों को बनाने के लिए पहले रास्ते बनाए जा रहे हैं, रास्तों के दोनों तरफ नालियाँ बनाई जा रही हैं,
उनसे घरों को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि घर का पूरा पानी जो है वो सीवेज के थ्रू बाहर निकले, घर भी एकदम बेहतरीन तरीके से प्लान किए जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वेल प्लान। चलिए, सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म। तो ये जो लोअर टाउन है, इस लोअर टाउन में हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये लोअर टाउन और इनफैक्ट सिटाडेल का एरिया, ये दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, यानी इनको क्रिएट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, हाइट दी गई है, मतलब एकदम नीचे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर दिया गया, उस कंस्ट्रक्शन को एक हाइट देने की कोशिश की गई है। ऑलराइट, तो दिस प्लेटफॉर्म सर्व्ड एज द फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन नींव का काम करता है। जैसे हम घर बनाते हैं, तो हम घर बनाने के पहले क्या करते हैं, हमारा जो घर होता है, अब आपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, ठीक है, ये थी आप, ये वो लैंड था, ज़मीन था जहाँ पे आपको घर बनाना था। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ज़मीन को हमने प्लेन कर लिया, समतल कर लिया, ठीक है। एकदम प्लेन करने के बाद फिर क्या होगा, हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन बनाएंगे, कहने का मतलब फाउंडेशन, नींव बनाएंगे। फाउंडेशन कैसी होगी, फाउंडेशन होती है नीचे तक, ठीक है, ज़मीन को खोद कर नीचे से कंक्रीट और आयरन, सरिया और इन सब का पूरा सपोर्ट देते हुए हम ज़मीन के नीचे से उसको एकदम पूरा एक वो देंगे, ठीक है, सपोर्ट देंगे, और फिर वो सपोर्ट ऊपर तक आएगा, तो ये कहलाता है नींव या फाउंडेशन। और फिर इस फाउंडेशन के ऊपर आपका जो है वो घर बन जाता है, ठीक है, ये घर बन गया। तो ये जो पूरी फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को एक पूरे प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया गया। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट, अब ये फाउंडेशन बनाना इतना आसान नहीं है, इतने बड़े साइट का फाउंडेशन बनाना आसान नहीं है। एक एग्जाम्पल देखें, आपको इंडिकेट किया गया है कि कितने बड़े लेवल पर ह्यूमन वर्क फोर्स को यहाँ पर मोबिलाइज किया गया होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, ये हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना श्रम लगा होगा, कितना हार्डवर्क लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। तो ये क्या कहते हैं कि अगर एक लेबरर, अगर एक श्रमिक रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली मूव करता है, ठीक है, या आप कह दो कि एक क्यूबिक मीटर नॉर्मली क्या होता है, आपने 10th तक तो थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़ी है, इससे नहीं भाग पाए हो, 11th और 12th में भले छूट गई है, लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी यूनिट ले लेते हैं। जैसे हम 1 मीटर जा रहे हैं, या 1 मीटर का कुछ ऐसा, जैसे हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर, तो हम अपने दूरी को कैसे नापते हैं, किलोमीटर में नाप देते हैं। तो वैसे ही एरिया को यहाँ पर मीटर में नापा गया है, क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर की यूनिट का इस्तेमाल करके ये क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये एक ज़मीन का टुकड़ा हो गया, और ये ज़मीन का टुकड़ा कितना है, 1 क्यूबिक मीटर का एरिया है ये। तो 1 क्यूबिक मीटर का एरिया अगर एक लेबर मूव करता है, तो इस पूरे फाउंडेशन को बनाने में लगभग 4 मिलियन पर्सन डेज लगे होंगे। मीन्स टू से कि 40 लाख मजदूर पर डे यहां पर काम किए होंगे, तब जाके फाउंडेशन तैयार हुई होगी। सो दिस इज द ह्यूज अमाउंट। इसका मतलब है कि ह्यूज अमाउंट में लेबर फोर्स यहां पर मूव किया होगा। इट वॉज नॉट ईजी टू बिल्ड दैट फाउंडेशन इन अ सिंगल डे और इन अ फ्यू डेज. So it's a proof that they first planned it and then implemented that plan accordingly. पूरा पहले उन्होंने फाउंडेशन बिछाया होगा, फाउंडेशन को अच्छा खासा उन्होंने समय लिया होगा फाउंडेशन बनाने में, और उसके बाद फिर जिस तरीके से अपनी टाउन प्लानिंग को उन्होंने प्लान किया होगा, वो प्लान को इम्प्लीमेंट किया होगा। तो फर्स्ट सेटलमेंट वाज प्लान कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, उन घरों को बनाने के लिए इतना स्पेस लगेगा, ऐसी वाइड रोड होंगी, रोड्स के बगल में ड्रेनेज सिस्टम होगा, एवरीथिंग दे प्लान, और उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। मीन्स आर्किटेक्चरल स्किल जो है ये अव्वल दर्जे की है। हड़प्पन्स आर और इंडस वैली पीपल आर बेसिकली इंजीनियर्स, ठीक है, परफेक्ट इंजीनियर हैं अपने आप में। मेसोपोटामिया पढ़ के आए हो, इसलिए तुम रिलेट करते रहो, जितना बढ़िया रिलेट करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा कि हाउ एडवांस दिस पीपल्स वर, कितने आगे और कितने उन्नत और कितने प्लानिंग करने में सक्षम थे, है ना। क्योंकि मेसोपोटामिया में देखा हुआ है, मेसोपोटामिया के लोग किस तरीके से रहते थे, कितनी प्लानिंग थी उनके घरों को बनाने में, सीवेज के, है ना, रोड की, साफ सफाई की, ये सब आप पढ़ के आए हो क्लास 11th में, तो इसलिए आपको बहुत आसान होगा यहाँ पे समझना और रिलेट करना, और साथ ही साथ इनके एडवांसमेंट को ध्यान रखना। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स। अब इसके पहले कि हम और आगे डिटेल में चलें, जल्दी से एक बार एक चीज़ जो अभी तक सीखी वो क्या, कि वो प्लान, सबसे पहले इन्होंने प्लान किया सिटाडेल और लोअर टाउन, जिसमें दोनों में हम देखते हैं कि प्लानिंग हुई है।
चारों तरफ वॉल बनी है, फाउंडेशन बना है, और ये फाउंडेशन बनाने में अच्छा खासा वक्त लगा। अब और दूसरे जो साइंस हैं, दूसरे जो सिग्नल्स, दूसरे जो एविडेंसेस, प्रूफ हमें मिलते हैं, वो क्या है, किस चीज़ के, कि इन्होंने प्लानिंग ही की थी। मतलब एक चीज़ मिल गई हो आपको तो वो ठीक है, लेकिन हमें मल्टीपल ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिन एविडेंसेस से पता चलता है कि इन्होंने प्लानिंग की। ये क्या, ब्रिक। तो ईंटों का इस्तेमाल, अब ईंटों का इस्तेमाल अभी मैंने बात की, तो ईंटें जो है हड़प्पा में जितनी भी ईंटें आपको मिली हैं, ये ईंटें सारी की सारी कैसी हैं, मड ब्रिक की हैं, ठीक है, यानी ईंट की बनी हुई सारी ईंटें हैं। और ये सारी जो हैं, इनमें मैक्सिमम क्या है, बेक्ड है और सन ड्राइड भी हैं। सन ड्राइड कम ही ईंटें हैं। सन ड्राइड का मतलब उनको धूप में अच्छी तरह से सुखाया गया था, मजबूत किया गया था, ठीक है, सन ड्राइड। और इनमें से मैक्सिमम जो है वो बेक्ड। बेक्ड मतलब समझ रहे हो, ईंट का भट्टा देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं, अगर नहीं देखा है तो सर्च कर लेना इंटरनेट पे। तो ईंटों को बाकायदा बनती ईंट दोनों, मतलब सन ड्राइड और ये दोनों ईंट मिट्टी की ही है। मिट्टी को पहले बढ़िया एक सांचे में एक शेप में ढाला जाता है और उसके बाद फिर उसको पकाया जाता है या फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, तो वो मजबूत हो जाती है। तो या तो सन ड्राइड होती है या बेक्ड होती है, दोनों ही कंडीशन में मजबूती आ जाती है। बेक्ड में थोड़ी सी वो और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी ईंटें स्टैंडर्ड साइज़ की, सारी की सारी जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ की हैं। ऐसा नहीं है कि एक ईंट छोटी बड़ी इस तरीके की निकल जाए, एकदम परफेक्ट साइज़ की ईंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ वेयर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। 4:2:1 का रेशियो हमें देखने को मिलता है ईंटों के बीच का, जहाँ पर उनकी लेंथ 4, ठीक है, ब्रेड्थ 2 और हाइट 1, तो 4:2:1 का रेशियो देखने को मिलता है हमें इनकी जो ईंटें इस्तेमाल की हैं लोगों ने। सच ब्रिक्स वर यूज एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट्स, ये सब देख रहे हो, ये पूरा सेटलमेंट आपको ईंटों का बना हुआ दिख रहा है, पूरा ये ईंटों का ही बना हुआ सेटलमेंट है। आज भी आप ईंटों का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पिछले कह दो 7-8 हज़ार साल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है। बस नुकसान किस चीज़ का हो गया, हड़प्पा की लैंग्वेज का। लैंग्वेज भी वही चीज़ चली आती तो शायद बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमें सुनने को मिलता हड़प्पा के बारे में। चलिए, द अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, अब आते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। यूनिक फीचर में सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है इसका ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम क्यों, मीन्स हाउ अवेयर, वेल अवेयर दीज पीपल्स आर, और वर थे, चलो कह देते हैं। तो हाइजीन को लेके, साफ सफाई को लेके, क्लीनिनेस को लेके कितने अवेयर थे। इनको पता था कि भाई अगर पानी वानी रुकेगा, पानी प्रॉपर तरीके से शहरों के बाहर नहीं निकलेगा, हमारी कॉलोनी, हमारे सेटलमेंट के बाहर नहीं निकलेगा, तो इट कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस, है ना, इन्फेक्शंस। तो इनको बहुत अच्छे से पता था कि ड्रेनेज बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अदर डिस्टिंक्टिव फीचर, या मैं कहूं द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर। तो सबसे पहले तो पूरी प्लानिंग वानिंग कर ली। अब प्लानिंग में हमने ये देखा कि पहले फाउंडेशन बन गई, फिर ईंटें बन गई, ईंटों के बाद फिर अगला जो स्टेप आता है वो आता है ड्रेनेज का। तो ड्रेनेज मतलब बहुत अच्छे से आपको पता है कि ड्रेनेज का मतलब होता है वाटर को एक चैनलाइज करना, वाटर चैनलाइज करना, ठीक है, या वाटर चैनल्स बनाना थ्रू विच यू कैन डिस्कार्ड द डे टू डे रूटीन में जो वाटर इस्तेमाल होता है उसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्लियर है। ड्रेनेज सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि एक वाटर के फ्लो को चैनल देना या चैनलाइज करना। तो ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि ड्रेनेज सिस्टम कितना बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था। आज भी मूवी वूवी देखा होगा ना, मूवी में देखते हो कि मेन होल में हीरो या कोई विलन या कुछ ऐसा ना, सुपर हीरोज टाइप के जो होते हैं, वो मेन होल का डब्बा खोल के ना सीधे घुस जाते हैं नीचे और फिर वहाँ से निकलते हैं एकदम, है ना, पीछा करते हैं किसी विलन का, कुछ उसी टाइप का। ये देख रहे हो, ये एक क्या है, ये एक ड्रेनेज सिस्टम है। ये इंसान, अच्छा खासा लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ है, पूरा पूरा निकल सकता है यहाँ से। तो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी सी नाली बनी होगी, विशेष ध्यान रखा गया इस चीज़ का कि जब बल्क में यहाँ से पानी निकलेगा तो उसको हम कभी साफ वाफ करने या इसका भी ध्यान रखें। तो ये है ड्रेनेज सिस्टम का एक एग्जांपल। इनफैक्ट आप देखो ना कि आपको ये मतलब तुरंत फोर्स करेगा एक उसमें चले जाने के लिए कि हाँ, एस्टॉनिश्ड हो जाओगे कि वाह क्या बेहतरीन तरीके से प्लानिंग है। अब देखो, तो ड्रेनेज सिस्टम प्लान किया इन्होंने, कैसे प्लान किया, ये पूरा एरिया है,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ज़्यादा देखने में आपको समझ में आ जाएगा ग्रिड पैटर्न में, क्लियर। तो ये मान लो ये सिटाडेल वाला एरिया हो गया, ये हो गई अपर सिटी, ये हो गई लोअर सिटी आपकी। तो ये जो अपर सिटी है, इसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैंने ये इमेज रख दी। अभी अपर सिटी हो गई, तो सबसे पहले तो ये चारों तरफ की दीवार हो गई, ठीक है, ये आपकी दीवार हो गई, ये देखो पूरी एक वॉल हो गई। तो सबसे पहले पूरी वॉल हो गई, इसके बाद फाउंडेशन क्रिएट है, इसके ऊपर ये फाउंडेशन लगी हुई, ध्यान रखना। अब फाउंडेशन के बाद यहाँ पर पूरा हमें नहीं समझना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ईंटों का इस्तेमाल हो गया, ईंट हमने पढ़ ली। ईंट पढ़ने के बाद फिर अब हमको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है। तो ड्रेनेज सिस्टम में देखो कि अब जैसे ये एरिया है, तो इसमें ये सड़कें बन रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रिड। तो रोड और स्ट्रीट लगाई गई सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रोड्स और स्ट्रीट बनाई, ये छोटी रोड, बड़ी रोड, इस तरीके से सारी ये सब रोड बन गई चारों तरफ, क्लियर। अब जब रोड बन गई, तो रोड बनने के बाद फिर क्या हुआ, रोड्स और स्ट्रीट बनने के बाद ये पूरा का पूरा रोड और स्ट्रीट ग्रिड पैटर्न में, आपको समझ में आ गया ना। जैसे मान लो ये चौराहा हो गया, अब यहाँ से रोड आ रही, यहाँ से रोड आ रही, ये से रोड आ रही, ये रोड आ रही, ठीक है। अब ये चारों तरफ से वॉल हो ही गई है, ये पूरा बन गया, और ये चारों तरफ से एक वॉल हो गई है, यहाँ गेट हो जाएंगे, मेन गेट हो जाएंगे एंट्रेंस के, एग्जिट के, इस तरीके से। तो अब ये जो मेन आपका एरिया है, और ये जो आपकी चारों ये जो बड़ी बड़ी वो हो गई, रोड हो गई, इनके बाद भी छोटी छोटी रोड्स इस तरीके से अंदर कटेंगी, और फिर यहाँ आपके उस हिसाब से घर बने हुए होंगे। जैसे मान लो अब ये रोड हो गई, ये दोनों तरफ घर बने होंगे, ठीक है, यहाँ पे घर बना होगा, यहाँ पे घर बना होगा, यहाँ पे घर बना होगा, इस तरीके से इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन लेआउट किया हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। अब ग्रिड पैटर्न में क्या होगा, ड्रेनेज को बहुत ध्यान दिया जाएगा। ड्रेनेज को कैसे ध्यान दिया जाएगा कि ये आपकी रोड हो गई है, अब ये मेन रोड से ही लगी हुई यहाँ से आपकी नालियाँ बनेंगी, ये, और ये जो घर होंगे ना, यहाँ पे भी नाली होगी, ठीक है। तो अब ये जो आपके घर हैं, ये सारे घर, इन सारे घरों का कनेक्शन जो होगा, इस जो आपकी नाली निकल रही है, जो ड्रेनेज निकल रहा है ना, सीवेज जो निकल रहा है, इनसे होगा। हर घर का कनेक्शन जो है वो इससे होगा। तो दिस इज द यूनिक, द स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। मैंने अभी आपको बता दिया ग्रिड पैटर्न क्या है। ग्रिड पैटर्न सिंपली कि जो स्ट्रीट हैं, गलियां हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब हम लोअर टाउन को समझ लेते हैं। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हमने क्या देख लिया कि किस तरीके से राइट एंगल पर या ग्रिड पैटर्न पर इन्होंने पूरा का पूरा सेटलमेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब लोअर टाउन जो है मोहनजोदाड़ो का, ये हमें क्या एग्जांपल देता है, ये पूरा हमें एग्जांपल देता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। मींस द कॉमन पीपल, द कॉमनर्स, दे यूज्ड टू लिव इन दिस लोअर एरिया एंड द अपर एरिया, दैट सिटाडेल, वहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी। तो जो घर बने हैं वो घर किस तरीके से बने हुए, ये एक एग्जांपल देने की कोशिश की यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, घर भी उन्होंने पूरा डिजाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर बाहर का डिजाइन हो गया और घर मनमाफिक बना लोगे, नहीं, घर का भी पूरा नक्शा पास किया जाएगा सबसे पहले कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन देके, ठीक है। चलो, तो कोर्टयार्ड सबसे पहले, अब इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, तो जब पूरा टाउन प्लान कर रहे हैं तो टाउन प्लान करेंगे तो घर भी प्लान करेंगे, यस। तो कोर्टयार्ड सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पूरा एक जो डिजाइन किया उसमें सबसे पहले एक आंगन हो गया बीच का, कोर्टयार्ड हो गया। इट वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। मतलब आप अगर हड़प्पा का घर देखोगे तो वहां पर सारे लोग जो मेनली काम कर रहे हैं वो कहां पर काम करते हैं, आंगन में काम करते हैं। ये हो गया आपका आंगन, और यहीं पर सारे लोग बैठकर गप वप मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अंताक्षरी चल रही है, तो ये जो है वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो कोर्टयार्ड वाज द सेंटर ऑफ मेन एक्टिविटी। यहाँ पर सारी एक्टिविटी जो है वो सेंट्रलाइज होती है। तो जो कुछ भी, जैसे अब आज खाना क्या बनने वाला है, तो ये कोर्टयार्ड में ही सब बैठ के खाना वाना बनाएंगे, कपड़े वपड़े बुनने विविंग का ये सारा काम जो है वो कोर्टयार्ड में ही बैठ के करेंगे, क्लियर है। अब इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, आया ना बाहर से, और क्या हो रहा है भाई साहब, क्या बन रहा है आज, तो वो डायरेक्टली आते ही ना देख ले कि आज तो इनके अंदर बढ़िया जलेबी वलेबी बन रही है, रसगुल्ले बन रहे हैं, ठीक है, या कुछ अच्छा सा बन रहा है, खीर वीर बन रही है, या जो भी आप खाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि प्राइवेसी का प्रॉपर कंसर्न रहे। मतलब अंदर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर से आए हुए व्यक्ति डायरेक्टली ना देख ले, ठीक है। जैसे ही घुसा तो है ना, सीधे किचन दिख जाए, हॉल से आजकल होता है ना, कई बार कहीं पे बना होता है कि हॉल में एंटर हुए, किचन में साइड में ही होता है, तो देख लेते हैं कि अच्छा छौंका लग रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखी गई कि देयर वाज अ कंसर्न ऑफ प्राइवेसी। देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। अब
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी। ऐसा नहीं कि घर एक फ्लोर का है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर के घर मिले हैं हड़प्पा में देखने के लिए। अब जितने भी फ्लोर हैं उनमें सबसे खास बात यह कि जो ग्राउंड लेवल का फ्लोर है, तो ग्राउंड लेवल के फ्लोर में विंडोज नहीं है। माइट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही प्राइवेसी का लेवल रख दिया होगा इन्होंने, तो अपर या सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर आपको खूब सारी विंडोज देखने को मिलेंगी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर आपको विंडोज देखने को नहीं मिलेंगी। जो मेन एंट्रेंस होता था यहाँ का डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर। मैंने पहले ही बता दिया कि जो मेन दरवाज़ा है, जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ से घर के अंदर की एक्टिविटी तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है, जब तक अंदर का व्यक्ति बताएगा नहीं कि आ जाओ आज तो नाश्ते में पोहा जलेबी बना हुआ है, तब तक आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। अब क्या हुआ, ये जो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है, इस ड्रेनेज सिस्टम की कह दो गुणगान, एक तरीके से ग्लोरिफिकेशन जो है कर रहे हैं ये भाई साहब। तो आपका पैराग्राफ लगा हुआ है, वहां पे देख लीजिएगा। इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। भले यूरोपियन लोग हैं, लेकिन आखिर कुछ भी हो, जब अच्छा चीज़ देखेगा कोई भी हो, आप ही दुनिया में जाओगे कहीं भी देखने के लिए तो अच्छा चीज़ दिखेगा तो उसको बोलोगे, बड़ाई करोगे। बाहर का व्यक्ति आएगा भारत में, उसको कोई बहुत यूनिक चीज़ अच्छी दिखेगी तो उसको बड़ाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि ये लोग दुनिया भर खोज के आए थे, इजिप्ट में खुदाई करके आए थे, मेसोपोटामिया पूरा खुदाई करके आए थे, सब कुछ देखा था और खूब बड़ाई की थी। लेकिन जब ये ड्रेनेज सिस्टम ये एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सकेवेट कर रहे थे, तो दे आर नाउ फोर्स टू ग्लोरीफाई सच एफिशिएंट इंजीनियरिंग। तो ये क्या कह रहे हैं, एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट। मैंने पहले ही कह दिया, इसीलिए पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे बताया कि पूरा जो एक एक घर है, हर घर जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड है। घर मतलब हर घर, एवरी हाउस, ऐसा कोई भी घर नहीं है मोहनजोदाड़ो का जो कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, उसके बाद द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक सेट इन मोर्टार एंड वर कवर्ड विथ लूज ब्रिक्स। अब मोर्टार क्या है, तो मोर्टार एक तरीके का पदार्थ है जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है सॉलिडिफाई करने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो सीमेंट, जिस तरीके से सीमेंट में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम वगैरह से मिला के मोर्टार एक तरीके से पदार्थ बनेगा जो कि हम क्या करेंगे, भवन निर्माण में इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग मोर्टार का इस्तेमाल करते थे और मोर्टार में ईंटों को सेट करते थे। क्लियर है। अब इस तरीके से पूरा ड्रेनेज बना दिया, लेकिन उस ड्रेनेज को कभी कभार साफ करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये कोशिश करते थे कि जहां जहां पर एक एग्जिट पॉइंट रख दें, वो एग्जिट पॉइंट लूज ब्रिक का बना हो, यानी उनको आसानी से, उसमें मोर्टार नहीं लगाएंगे, उनको कुछ एक टेम्परेरी टाइप का सिस्टम बना देंगे कि जब भी हम चाहें तो उसको खोल सके और आसानी से रिमूव करके क्लीनिंग कर सकें। ठीक है, इन सम केसेस लाइम स्टोन वॉज यूज फॉर द कवर्स। कुछ केसेस में चूने की एक मतलब ईंटों के साथ में चूने की एक लेयर डाल के, चूने से जोड़ के उसको और एक ढक्कन जैसा, कवर जैसा बना दिया ताकि उसको आसानी से निकाला जा सके। इसके बाद फिर क्या हुआ, हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इनटू अ सम्प। तो हर एक घर का जो वेस्ट होगा, जो वेस्ट पानी वगैरह होगा, एक सम्प में, गड्ढे जैसा, सेस्पेट कह दो या सम्प कह दो, जो भी है, एक गड्ढे जैसा बना के रखेंगे हर घर में। वो वहाँ पे पहले उसका आउटलेट होगा, वहाँ निकलेगा। और उसके बाद फिर सॉलिड मैटर जो है, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ हो सकती है। लिक्विड पदार्थ हो सकते हैं, लिक्विड मटेरियल हो सकता है, सॉलिड लिक्विड मटेरियल हो सकता है। तो इसलिए हम ध्यान रखें इस चीज़ का कि अगर लिक्विड है तो सीधा बह जाएगा, सॉलिड है तो वो फिर डिपॉजिट होगा। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि जैसे ही सम्प में जो चीज़ें आएंगी तो सॉलिड मैटर नीचे सॉलिडिफाई हो जाएगा और वाटर जो हो वो आगे की तरफ स्ट्रीट ड्रेन में बह जाएगा। बाद में हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय में, एक लंबे इंटरवल के दौरान हमको पता होगा कि पानी तो निकल गया है, लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट में जो सॉलिड मटेरियल रहा होगा वो भी जम रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक पीरियोडिक इंटरवल में, एक पीरियड में उसको भी क्लीन कर दिया करेंगे। तो ढक्कन खोलेंगे, जाएंगे संप में और उसकी सफाई करेंगे, जैसे आज के डेट में भी इस तरीके से सफाइयाँ होती हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्लीनिंग का उन्होंने बनाया हुआ है। चलिए, कंसर्न फॉर प्राइवेसी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। चलो कि देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, ये तो पूरा अभी अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड, ये भी अपन ने पढ़ लिया डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में। अब हर हाउस का अपना एक खुद का बाथरूम है, ऐसा नहीं है कि, तो देखो ये खास चीज़ है। अब आप देख लो, जब आप ग्रेट बाथ पढ़ोगे तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। कैसे कि वो रिचुअल बाथिंग के लिए ही रहा होगा या एक ओकेशनल बात करने के लिए ही रहा होगा, क्योंकि हर घर में अपना खुद का बाथरूम है, हर घर का अपना खुद का नहाने वहाने का एक सेपरेट बाथरूम है। ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही नहीं बना हुआ है, बाकायदा ज़मीन में नीचे फ्लोर में ईंटें वींटें लगी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो बाथरूम कनेक्टेड है किससे
उस दीवार से जो दीवार स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होती है, और पानी जो है वो सीधा बाथरूम का वो स्ट्रीट ड्रेनेज की तरफ चला जाएगा। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस टू रीच अ सेकंड स्टोरी ऑफ और द रूफ। तो मैंने कहा ना कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आपको हड़प्पा के मोहनजोदाड़ो के एक घर का यहाँ पर क्या है, एक प्रोटोटाइप दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, प्रोटोटाइप मींस टू से एक स्केच दिखा के ये आपको बताने की कोशिश की गई है कि हड़प्पा में इस तरीके से घर बनते थे। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 14 नंबर में, 16 नंबर में यहाँ पर स्टेयर केसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेयर केसेस का मतलब है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे ये देखो, तो ये आप रूफ में जा रहे हो, इसके भी ऊपर अगर आपको जाना है सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, तो ये स्टेयर केसेस, ये स्टेयर केसेस मिल गई। तो आप देख सकते हो स्टेयर केसेस के कुछ कुछ एग्जाम्पल मिले हमको जो आपको दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पर पहुंचाते थे। कई घरों पर कुएं हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो माइट भी किसी भी जगह पर 9 या 7 में कहीं पर या 6 में माइट भी यहाँ पर एक वेल है। ठीक है, कुआं है, या शायद 17 नंबर में यहाँ पर कुआं है। ठीक है, तो ये एक और एंट्री होती थी खास इसमें, क्या कि गली से लगा हुआ एक ऐसा रूम बनाते थे ये लोग, जिसमें दरवाज़ा क्या होता था कि बाहर के लोगों को एंट्री देता था, लेकिन वो मेन घर से इस तरीके से जुड़ा होता था कि वो व्यक्ति सिर्फ उसी रूम को एक्सेस कर पाएगा। मान लो कभी ऐसा हो सकता है राहगीरों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए बनाया होगा इन्होंने। ठीक है, तो आओ आप अपना नहाओ वहाओ, अपना जो कुछ भी है रुको कुछ समय के लिए, बाकी लोग जो है आपके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, फिर आप जब निकलना हो तो आप निकल लो, इस तरीके से करके बना हुआ। तो यहाँ पर वेल्स बने हैं, ये देखो, ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर्स बाय, आने जाने वालों के लिए इस तरीके से बनाते थे। बहुत सारे कुओं का एग्जाम्पल मिला है, 700 के आसपास हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में हमें यहाँ पर कुएं देखने को मिलते हैं। ह्यूज है 700, ये एक और इंडिकेशन देता है कि कितना बड़ा सेटलमेंट रहा होगा। 700 कुएं हैं तो रहने वाले कितने सारे लोग रहे होंगे, मतलब छोटा मोटा शहर नहीं है ये, तो ऐसा मत सोच लेना कि बहुत छोटा मोटा शहर था। अब आ जाते हैं लोअर टाउन, तो डिटेल में पढ़ लिया, आप सिटाडेल के बारे में पढ़ लो। तो सिटाडेल जो है ये क्या है, मैंने बताया सिटाडेल स्पेशल बिल्डिंग है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनी है। ये देखो स्टेयर केसेस के थ्रू ये सिटाडेल को कनेक्ट किया गया है। तो ये एक इस तरीके से एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर सिटाडेल बना हुआ है, सारा प्लेटफॉर्म पूरा ईंट का बना हुआ है। चलो, अब इसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक है वेयर हाउस। वेयर हाउस से क्या अंदाजा लग गया, वेयर हाउस से ये अंदाजा लग गया कि इनकी जो खेती होती थी एग्रीकल्चर, ये सरप्लस होता था। सरप्लस यानी अपने कंजम्पशन से ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते थे, इसीलिए इनको क्या जरूरत पड़ी, इनको स्टोर करने की जरूरत पड़ी, और स्टोर करने के लिए इनको वेयर हाउस की जरूरत पड़ी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है ग्रेट बाथ। ठीक है, तो चलो हम वेयर हाउस की बात कर ले। एक मैसिव स्ट्रक्चर देखने को मिला है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से है। अब तो पूरा डैमेज हो गया है क्योंकि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, है ना, तो इतने समय का स्ट्रक्चर को पूरा प्रिजर्व करके रखना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इसको देखने से हमें समझ में आता है कि इसका जो लोअर ब्रिक पोर्शन है ये कुछ कुछ बचा हुआ है। अभी भी खुदाई में देखने पर ये ईंटों की लेयर, आपको दीवार आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका जो लोअर ब्रिक पोर्शन है ये काफ़ी कुछ अभी भी बचा हुआ देख सकते हैं। दो तरीके के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है और वुड से मिलकर बना हुआ है। तो जो ब्रिक का पोर्शन है ये अभी भी काफ़ी कुछ रिमेन है, और जो वुड का पोर्शन है वो डिके हो गया है, यानी कि थोड़ा सा गल वगैरह गया है, ख़राब हो गया है। ठीक है, चलो काफ़ी पहले ही लकड़ियाँ माइट भी दीमक लग गए होंगे, टर्माइट्स लग गए होंगे, तो ख़राब हो गया होगा, लेकिन ईंटों का स्ट्रक्चर बहुत कुछ अभी खड़ा हुआ है। देखो क्लियर है, वुडन स्ट्रक्चर हमें इस चित्र में देखने में समझ में नहीं आ रहा। द बॉटम पार्ट ऑफ द वेयर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी अपर और पूरी वॉल्स तो बनी है, लेकिन जो लोअर बॉटम है इसका, ये बॉटम भी ब्रिक्स का बना हुआ है, ईंटों की ही लेयरिंग की गई थी। एंड द अपर पार्ट वाज बिल्ट विद वुड, और ऊपरी हिस्सा जो है जो कि डिके हो गया है ये ईंटों के साथ साथ लकड़ियों का बना हुआ है। क्लियर है, तो ये बहुत पहले ही पूरा सड़ गल गया। अब खास बात, इन वेयर हाउसेस की क्रैविंग्स में, दरारों में आपको ग्रेन्स मिले हैं, अनाज मिले हैं। पहले ही वीडियो में हमने पढ़ लिया है कौन कौन से थे, व्हीट वगैरह थे, लेंटिल्स थी, सीसम है, चिकपी है, मतलब जितने भी ग्रेन्स के सीड्स के नाम लिए जा चुके हैं पिछले वीडियो में, आपको वो ध्यान होना चाहिए। चलो दूसरे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो मोहनजोदाड़ो में दूसरी
सिटाडेल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है दैट इज ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे का लेक्चर ग्रेट बाथ के ऊपर डेडिकेट किया जा सकता है, लेकिन आप हैं क्लास 12 में और आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपकी किताब आपको चाहती है कि पढ़ो, ठीक है। जब आपका बहुत ही मन होगा कि बहुत ज़्यादा आप डिटेल में हमें पढ़ना है तो फिर हम बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये है आपका ग्रेट बाथ। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक दिख रहा है हमें, यस रेक्टेंगुलर टैंक दिख रहा है हमें, दिस इज द रेक्टेंगुलर टैंक एंड इट वॉज सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर इन ऑल 4 साइड्स। तो सबसे पहले सिटाडेल का जो हिस्सा है, या मतलब ध्यान से विजुलाइज करने की कोशिश करो कि आप सिटाडेल के अंदर गए, और सिटाडेल के अंदर जब आप गए तो उसका जो कोर्टयार्ड वाला हिस्सा है, बीचों बीच का जो हिस्सा है आंगन का, वो एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, छोटा मोटा नहीं। आपको ये मत सोच लेना कोई बहुत छोटी बिल्डिंग में जा रहे हो, कई एकड़्स की बिल्डिंग में जा रहे हो, तब तो आपको इतना बड़ा एक ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। तो उसका जो आंगन का हिस्सा है, कोर्टयार्ड है, उस कोर्टयार्ड में एक रेक्टेंगुलर शेप का इस तरीके का ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। अब वो ग्रेट बाथ किस तरीके से बना हुआ है? ग्रेट बाथ ऐसा बना हुआ है कि चारों तरफ पूरे ऑल 4 साइड्स में कॉरिडोर है। ये हो गया आपका ग्रेट बाथ, और इस ग्रेट बाथ के चारों तरफ ये कॉरिडोर्स हैं। ये कॉरिडोर हो गया, ये कॉरिडोर हो गया, ये कॉरिडोर हो गया, इसी तरीके से इस तरफ भी कॉरिडोर है। क्लियर है? मतलब यहाँ से आप आ रहे अपने कपड़े वपड़े लेके नहाने वहाने के पर्पज से। क्लियर है? चलो, तो ये कॉरिडोर है। अब इस कॉरिडोर में यहाँ से कॉरिडोर से होते हुए आप ये सीढ़ियों से या इधर की सीढ़ियों से, ये तार वार लगा दी गई, खुदाई करने वालों ने लगाई है, पहले नहीं लगी थी, ध्यान रखना, पहले खुला था एकदम, जाओ नहाओ और निकल लो। There were 2 flights of steps on the north and south leading into the tank। तो ठीक, आप यहाँ से इस कॉरिडोर से आ रहे हैं तो आपको ये सदर्न पोर्शन की तरफ, ये नॉर्दर्न हो गया आपका, ये सदर्न हो गया आपका। तो नॉर्दर्न से आपको एंटर होना है तो आप खुशी खुशी कूद जाओ, और सदर्न पोर्शन की तरफ से आपको एंटर होना है तो यहाँ से खुशी से आप छलांग लगा लो। अभी छलांग लगाएंगे सर फूट जाएगा। यहाँ पहले बढ़िया पानी भरा रहता था, एकदम बेहतरीन। क्लियर है? ये 1 नंबर। और लेयर देख रहे हो आप, इसकी जो लेयरिंग की गई है, इस लेयरिंग में जिप्सम इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसको वाटर टाइट बनाने की कोशिश की गई। अब ये जो पूरा टैंक है, इस टैंक में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऐसा देखने में लग रहा है कि ये अभी कुछ समय का कंस्ट्रक्शन होगा, कोई बहुत हज़ारों साल पुराना कंस्ट्रक्शन देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे आज की मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स हैं इनसे बहुत कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है। तो अब जब बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहेगा टैंक के अंदर, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर पानी अंदर रिसेगा, मतलब इन ईंटों के थ्रू पानी अगर अंदर चला जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं? मड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो ईंट लगाई है ना, ये पूरी ईंट लगाने के दौरान ईंटों के साथ में इन्होंने ईंटों को सॉलिडिफाई करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया हुआ है। ठीक है, अब ये जिप्सम क्या है? तो जिप्सम का इस्तेमाल मैंने अभी आपको बताया, ये कैल्शियम का ही एक फॉर्म है एक तरीके से, जो कि आज भी सीमेंट वगैरह में मिलाया जाता है, और सीमेंट को सॉलिडिफाई करने में जिप्सम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा सीमेंट में जैसे ही आप वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट की पकड़, सॉलिडिफिकेशन की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है और वो आसानी से ग्रिप बना लेता है। ठीक है, कुछ समय बाद उसमें पानी डालते जाओ और वो सूख के बहुत मजबूत बन जाएगा। तो ये जिप्सम जो होता है, इट हेल्प्स द सीमेंट टू सॉलिडिफाई। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इस जिप्सम का इस्तेमाल करके पूरी लेयरिंग की हुई है इसके ऊपर। क्लियर है? तो इस लेयरिंग में इसको वाटर टाइट बनाने में जिप्सम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। ऑल राइट, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स। अब इस ग्रेट बाथ में जब आप एंटर हुए, नहाए वहाए, नहाने वहाने के बाद अब आपका मूड किया कि बहुत हो गया आज नहाना, ठीक है, तो या नहाने के पहले जैसे आप स्विमिंग पूल में जब एंटर करते हैं तो स्विमिंग पूल में एंटर करने का क्या छोटा सा रूल है कि पहले एक छोटा सा बाथ ले लो आप साइड में, है ना, उसके बाद आओ एंटर करो, बढ़िया नहाओ धो खेलो, उसके बाद फिर बाहर निकलो तो आप आसपास यहाँ जो बाथरूम्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे फिर से जाके एक शावर ले लो एक तरीके से, है ना। तो वैसे ही कुछ पैटर्न है। अब एग्जैक्टली वैसे रहा हो चाहे ना रहा हो, एक आपको रिलेट करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। सो देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स। ये एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, तीनों तरफ, चारों तरफ नहीं, अब एक तरफ से तो पूरी मेन गेट की एंट्री वेंट्री भी होगी ना। तो 3 तरफ क्या है? 3 तरफ हम देखते हैं कि ग्रेट बाथ के बड़े बड़े कुएं हैं, साथ साथ कमरे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्य कमरे हैं, ये कमरे तो आपको तीनों तरफ मिलेंगे। इनमें कमरों में पानी की निकासी और मतलब
पानी के इनलेट और आउटलेट के लिए वेल्स या कुएं से इसको कनेक्ट किया गया है। सब में कुआं नहीं है कि सब में कुआं है, लेकिन ये सारे रूम कनेक्टेड है कुएं से। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। अब पानी की माइट भी जो इनलेट की गई होगी इसमें, वो शायद वेल से की गई होगी। तो पानी एक पीरियोडिक तौर पर, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब लोग नहाए वहाएंगे तो पानी थोड़ा सा ख़राब भी होगा, गंदा भी होगा। ज़्यादा समय तक भरा रह जाएगा तो भी तो ख़राब होगा। तो पानी को मूव करना ज़रूरी है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं पूल्स में वाटर जो होता है वो मूव करता रहता है। तो इसलिए उस पानी को क्या करते हैं ये लोग, एक बहुत बड़े ह्यूज ड्रेन में क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग है, यहाँ पर छोटे छोटे 8 बाथरूम बनाए गए हैं। ठीक है, ये हर कॉरिडोर के, मतलब ये कॉरिडोर से लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हो। तो इन बाथरूम में माइट भी ऐसा होगा कि शायद नहाने वहाने के बाद कभी कपड़ा उपड़ा बदलना या जो कुछ भी, यही करेंगे और क्या करेंगे। चलो, तो ईस्ट साइड ऑफ कॉरिडोर ऑफ ड्रेन, बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रन अलॉन्ग द कॉरिडोर। ना सिर्फ आपका ये ग्रेट बाथ का कनेक्शन एक ह्यूज ड्रेन से, बट कि ये साइड के जो बाथरूम हैं इनके कनेक्शन भी, जिस तरीके से हमारे लोअर बिल्डिंग के हर घर का कनेक्शन, बाथरूम का कनेक्शन स्ट्रीट ड्रेन से था, वैसे ही यहाँ पर ग्रेट बाथ के साथ साथ लगे हुए जो एडजेसेंट कमरों के बाथरूम हैं, इनका भी जो आउटलेट होगा ये ड्रेन से होगा। क्लियर है, कॉरिडोर में लगा हुआ एक ड्रेन पाइप होगा, उससे इसका कनेक्शन होगा। सो इट वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ अ स्पेशल रिचुअल बाथ। तो इसको देख के हमें समझ में आता है कि जब घर में खुद के बाथरूम हैं तो माइट भी यहाँ पर कभी कभार पिकनिक विकनिक मनाने, नए साल में, होली में, कुछ ऐसे ही है ना, दिवाली दशहरा आते रहे होंगे इकट्ठा और फिर नहाते धोते रहे होंगे। तो दिस इज़ हाउ दे प्लान देयर मोहनजोदाड़ो बिल्डिंग। तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस के साथ मैं जल्दी से आपको मिलता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।